हेलो बच्चों, वेलकम बैक। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 2 में आप लोगों का स्वागत है। पार्ट 1 के अंदर केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, उसमें मैथमेटिक्स के जरिए हमें एटम्स की दुनिया को ऑब्जर्व करके उससे कैसे कम्युनिकेट करना है, इन बातों को हमने जाना। सही क्वेश्चन क्या होता है और हर सवाल से जो जवाब आता है और हर जवाब के साथ नए सवाल कैसे खड़े किए जाते हैं वो हमने जाना, जिससे कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस बना केमिस्ट्री को स्टडी करने का। सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स में भी हमें वही करना है, मैथमेटिक्स में भी वही करना है। इन शॉर्ट, साइंस को पढ़ने का हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस बना। अब उसी बेस का यूज करके हम अगले टॉपिक को हम स्टडी करने वाले हैं, जो कि होगा आपका एटॉमिक मास। अब ये जो एटॉमिक मास है, ये अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, और ये इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत बड़ी जर्नी भी जुड़ी हुई है, और उस जर्नी के साथ कई अचीवमेंट्स भी जुड़े हुए हैं। जब आपको किसी चीज की नीड होनी स्टार्ट होती है, तो उस नीड को पूरा करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस कैसे कैसे पड़ावों से गुजरता है और उस अचीवमेंट तक पहुंचता है, इन बातों को आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। और एटॉमिक मास को हमने कैसे डिस्कवर किया, इन चीजों को हम लोग जानेंगे। अब ये जर्नी क्या है, जर्नी को हम समझते हैं कुछ इस तरीके से कि अगर हम एटम के साइज को कंपेयर करें अपने सराउंडिंग के साइज से, तो हमें पता है वो नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है। एक एटम का जो मास होगा, अगर मैं उसको सोचूं एक ह्यूमन के मास के कंपैरिजन में, तो वो नेग्लिजिबल ही निकल कर आएगा। और अगर अब मैं क्यूरियस क्वेश्चन, हमारे माइंड में क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि यार इतने हल्के मास को, हल्का भी नहीं कहूंगा, इतने हल्का हल्का हल्का, बहुत सारे हल्के लगा दो, इतने हल्के मास को हम ह्यूमंस ने एक्चुअली में डिटेक्ट कैसे किया, हमने उसको कैलकुलेट कैसे किया, हमने उसको तराजू में रख के तो तोला नहीं होगा, तो हमने उस मास को ढूंढा कैसे। ये वो जर्नी है जिसको जानने में बड़ा मजा आएगा, और इससे ये पता भी चलेगा, इस जर्नी से हमको ये पता चलेगा कि राइट वे ऑफ एजुकेशन क्या है, ह्यूमंस इवॉल्व कैसे करते हैं, और जब कोई चीज आप सोच लेते हो तो उस तक पहुंचने का रास्ता कैसे निकल कर आता है। इस जर्नी से हमें ये लाइफ लेसन भी मिलेंगे, तो उसी जर्नी को हम लोग समझेंगे। तो शुरुआत होती है, अब ये आप समझो कि हम 17th-18th सेंचुरी के नियर बाई हैं। हम लोग अब एटम्स के बारे में जानते हैं, एटम्स क्या होता है। फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं मैटर के लिए, जिससे पूरा मैटर बना है वो एटम्स है। हर एलिमेंट के डिफरेंट डिफरेंट एटम्स होते हैं, और उनके अंदर डिफरेंट अमाउंट ऑफ चार्जेस होते हैं, लेकिन जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है। ऐसा हम लोग 10th ग्रेड तक पढ़ चुके हैं। लेकिन बात अभी भी यही आती है कि हमारे मन में सवाल आ रहा है कि यार देखो, एटम है, इसका मतलब उसके अंदर मास भी होगा, लेकिन वो मास कितना होगा। और अभी हमारे पास यानी कि 18th सेंचुरी में वो टेक्नोलॉजी नहीं है, हम अभी इतने विकसित नहीं हुए हैं कि हम एक ऐसा तराजू बना पाए हों, या एक ऐसी मशीन बना पाए हों, या ऐसा डिवाइस बना पाए हों जो उन वजनों को, उन स्मॉल स्मॉल जो मासेस है उनका, उनको कैलकुलेट कर सके, उनको मेजर कर सके, तो नहीं बना पाए हैं। तो हमने क्या किया, जो काम हम लोगों ने मैक्रोस्कोपिक स्केल पे किया था, उसी काम को हमने वहां पर वापस से दोहराया। हमने कहा मैक्रोस्कोपिक स्केल पे कि लेट अस से कि मैं आज से इस मास को, इसमें जितना मास है इसको एज अ स्टैंडर्ड कंसीडर करूंगा, और वो स्टैंडर्ड मैंने कहा कि आज से मैं इसको 1 kg बोलूंगा, ठीक है। और बाकी के जितने भी मासेस हैं वो मैं इससे कंपेयर करूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मुझे इससे भारी लग रहा है, ठीक है, तो इसको मैंने तराजू के एक तरफ रखा और इसको रखा, इसके जैसे 1.5 ब्लॉक्स यूज हुए तराजू को बैलेंस करने के लिए। इट मींस ये एक पूरा और इसका आधा हिस्सा जब मैंने रखा तो बैलेंस हो गया तराजू, ठीक है। और अगर बैलेंस हो गया तो इसका मतलब इसका मास अगर 1 kg है एक ब्लॉक का, और इसके 1.5 ब्लॉक्स हैं इसको बैलेंस करने के लिए, तो इसका मास कितना हो जाएगा, 1.5 kg। इसी थॉट को हमने दिमाग में रखा और हमने कहा कि हम एक स्टैंडर्ड बनाते हैं, कि आज से हम लोग शुरुआत में हाइड्रोजन के साथ किया कि हाइड्रोजन के मास को हम लोग 1 एटॉमिक मास यूनिट कहेंगे, लेकिन बाद में ये स्टैंडर्ड हमने चेंज कर दिया कार्बन 12 पे। और कार्बन 12 पे करने के पीछे रीजन उसकी अवेलेबिलिटी, प्लस उसका नॉन रिएक्टिव कह लो, सॉरी, नॉन रेडियो एक्टिव होना, और उसकी ये कह लो कि उसकी अवेलेबिलिटी कह लो, नॉन रेडियो एक्टिव होना कह लो, और एक और रीजन था उसके पीछे जो मुझे शायद अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मतलब उसके इजीली इजीली अवेलेबिलिटी तो हो ही गया है, चलो जब याद आएगा मैं बताऊंगा। लेकिन मेजर रीजंस होते हैं, स्टेबिलिटी हो गई मान लो, इस तरह के रीजंस की वजह से हमने कार्बन 12 को स्टैंडर्ड बनाया, ठीक है। जैसे 1 kg के ब्लॉक को अगर हम स्टैंडर्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो वो ज्यादा जल्दी रस्टी ना हो जाए, ऐसे मटेरियल को चूज करना होगा जो कि एज अ स्टैंडर्ड हम रखेंगे, और पूरी दुनिया उस स्टैंडर्ड से कैलिब्रेट करेगी अपने वेइंग मशीन्स को, तो वो रस्टी नहीं होना चाहिए, टाइम के साथ वो इरोड नहीं होना चाहिए, उसका वजन कम नहीं होना चाहिए, वो ज्यादा स्टेबल रहना चाहिए। तो ऐसा ही कार्बन 12 का नेचर था, इसलिए पहले हाइड्रोजन लिया था, लेकिन वो स्टैंडर्ड चेंज होकर आपका कार्बन 12 बन गया। और ये इसकी वजह से हमने एक स्टैंडर्ड बनाया, और वो स्टैंडर्ड ये था कि कार्बन 12 एटम का, यहां पर हम एटम्स की दुनिया में आ चुके थे, हम एटम की बात कर रहे हैं, एटम ऑफ कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 एक आइसोटोप है, कार्बन के 3 प्रकार के कार्बन पाए जाते हैं, कार्बन 12, 13 एंड 14, ठीक है। तो कार्बन 12 का जो मास होगा वो होगा एग्जैक्टली 12 AMU, ठीक है। उसको हमने नाम दिया 12 AMU, मतलब कि क्योंकि इसमें 12 ये आपके वो होते हैं, छह प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें टोटल 12 पार्टिकल्स ऐसे हैं जो मास में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स का मास एक्चुअली में प्रोटॉन के सामने नेग्लिजिबल होता है, तो इसलिए इसको हमने एक स्टैंडर्ड दिया
AMU इज लाइक किलोग्राम। जैसे 1 kg हमने बोला था, kg किस लिए, समझाने के लिए, किलोग्राम का है 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम। उसी तरीके से हमने इसको नाम दिया एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका जो मास हमने डिफाइन किया, जो स्टैंडर्ड फिक्स किया, वो किया 12 एटॉमिक मास यूनिट। बाकी के मासेस को हम इससे कंपेयर करेंगे। जैसे कि हमने तराजू पे कार्बन का एक बॉक्स रखा, ठीक है, मान लो 12 ग्राम का कार्बन रखा, और यहां पे हम हाइड्रोजन को रखते गए दूसरे बॉक्सेस के अंदर। बॉक्सेस के वेट को एलिमिनेट करना है, वो मैथमेटिक्स के जरिए करेंगे, और बैलेंस किया, ठीक है, बैलेंस किया। तो यहां पर जितना जितना अमाउंट ऑफ कार्बन है, ठीक है, उसी अमाउंट का हाइड्रोजन लिया, और उसके ऊपर बॉक्स बाय बॉक्स रखते गए। तो 12 बॉक्सेस में ने हाइड्रोजन के एक बॉक्स ऑफ कार्बन को बैलेंस किया। इट मींस हाइड्रोजन के मास को अगर हम लोग देखते हैं तो वो 1/12 ऑफ कार्बन हुआ, यानी कि वो हो गया 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो जस्ट इसी तरह के कंपैरिजन से हमने अदर एटम्स के मासेस को डिफाइन किया। तो ये सिंपल, जैसे आप एक किलो से बाकियों के वजन को तोलते हो, सेम इसी तरीके से एटॉमिक मास यूनिट आया। लेकिन मन में एक इच्छा हमेशा से रही, हर वैज्ञानिक के मन में एक इच्छा हमेशा से रही कि यार ये एटॉमिक मास यूनिट तो एक नया स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन इसका ग्राम के अंदर जो स्टैंडर्ड हम पूरे वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं, किलोग्राम या फिर हम ग्राम कह लो, इसमें इसका मास कितना है, ये हम जानना चाहते थे। तो इस जानकारी के लिए हमको अब इवॉल्व करना पड़ेगा। हम वो चीज देख नहीं सकते हैं, तो वहां तक हमें पहुंचना पड़ेगा, और उस पहुंचने के लिए हमारी जर्नी कंटिन्यू है। हम नए नए खोज कर रहे हैं, और कोई ना कोई खोज हमें इस नतीजे तक लेकर जाएगा जहां पर हम ऐसी चीज इन्वेंट करेंगे जो मासेस को कैलकुलेट करके हमें बता दे। तो ऐसी ही खोजें होनी स्टार्ट हुई, हम फिजिक्स में आगे बढ़ने स्टार्ट हुए, और फिजिक्स में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना स्टार्ट किया। चार्जेस थे, देखो क्रोनोलॉजी बड़ी सिंपल है, चार्जेस के बारे में हम जान चुके हैं, इसीलिए हम एटम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने चार्जेस के मोशन को ऑब्जर्व किया, जब उसको ऑब्जर्व किया तो कुछ नया जानने को मिला, और चार्जेस के अंदर इनविजिबल फोर्स क्रिएट होता है, वो उसको ऑब्जर्व किया तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता चली। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन कैसा होता है, हमने उसको स्टडी किया, और ये सब आप 11th-12th में स्टडी करने वाले हो। 12th का बेसिकली पहला चैप्टर है ये। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड नेचर के अंदर देखी। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने देखा कि एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरैक्ट करता है, रेस्ट में नहीं करता है लेकिन मोशन में करता है, और जब वो करता है तो कैसे करता है, उस सिचुएशन से, उस ऑब्जर्वेशन के दौरान हमने उससे मैथमेटिकली बात करी, और हमें एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है उसका मैथमेटिकल समीकरण नेचर ने दिया, हमने वो चीज डिस्कवर किया। और अब हम जानते हैं कि हमने क्या सीखा। हमारे पास AMU था, उसके बाद हमारी जर्नी कंटिन्यू रही, इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टडी करना स्टार्ट किया, मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करना स्टार्ट किया, चार्जेस के इंटरेक्शन इनके साथ हमें पता चले, और इन्हीं इंटरेक्शंस की वजह से फाइनली हम लोगों ने बनाया एक ऐसा डिवाइस जिसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर कहते हैं, और उस डिवाइस की मदद से हम लोगों ने एक्चुअली में मास ऑफ एटम्स को, एटम्स के मास को कैलकुलेट कर लिया, या फिर हम ये कहें, कैलकुलेट कहना गलत होगा, मेजर कर लिया। वैसे कैलकुलेट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां बेसिकली हमने उसको कैलकुलेट किया है। मेजर तो ये होता है जब तराजू पे रखते हैं तो हम मेजर करते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को सॉल्व करके कोई वैल्यू निकालते हैं तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो आप दोनों ही कह सकते हो, कैलकुलेट भी कर लिया और मेजर भी कर लिया। अब वो कैसे किया, तो यहां पर जिन चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा वो आप आगे पढ़ने वाले हो फिजिक्स के अंदर, ठीक है, लेकिन वो यहां यूज होता है वो नहीं पढ़ने वाले हो, ठीक है। लेकिन इस चीज को जानने से हमें क्या बेनिफिट है, हमें यह बेनिफिट है कि एटलीस्ट अब जब मैं इस चीज को जानने के बाद फिजिक्स पढ़ रहा हूंगा तो मुझे यह समझ आएगा कि जिन चीजों को पढ़ रहा हूं उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उनकी यूसेज है, ये सिर्फ एग्जाम्स में क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं आते हैं, इसलिए मुझे इसको अच्छे से समझना चाहिए, इनका रियल लाइफ यूसेज समझना चाहिए, और इनको समझने से हम ऐसी चीजें खोज सकते हैं जो हमारे लिए एक वक्त पे नामुमकिन था। जैसे कि 18वीं सदी में एक एटम के मास को कैलकुलेट करना हमारे लिए नामुमकिन था, इसी वजह से हमें एक नई यूनिट बनानी पड़ी, लेकिन अब हम कर पा रहे हैं। इट मींस नेचर से बात करके, नेचर से नए लॉस को डिस्कवर करके हमारी पावर जो है वो पहले से इंक्रीज होती जा रही है, यानी कि नेचर हमें सुप्रीम पावर बनाना चाहता है। इट्स जस्ट कि हम लोग आलस कर जाते हैं नेचर से बात करने में, कुछ नया सीखने में, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग अब समझेंगे यहां पर कि हुआ क्या। तो अब समय के साथ हम लोगों ने बनाई एक इलेक्ट्रॉन गन, ठीक है, जिसके अंदर हम बहुत ही हाई वोल्टेज की जब सप्लाई देते हैं तो, और यहां पर ना वायर्स जो होती हैं ऐसे पॉइंटेड वायर्स होती हैं, इन पॉइंटेड वायर से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एकदम गोली की तरह बाहर निकलते हैं, बहुत हाई वेलोसिटी पे बाहर निकलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हाँ एक और चीज, यहां पर जो फॉर्मूलाज आएंगे वो बड़े सिंपल से फॉर्मूले हैं, जब हम वहां पहुंचेंगे उनको कैसे डिस्कवर किया उन चीजों को हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन आपका यहां पर रोल इस मशीन के अंदर यूज होने वाले फॉर्मूले को याद करना नहीं है, ह्यूमन इंटेलिजेंस को देखना है और अपनी क्यूरियोसिटी को जागृत करने के लिए है, और ये चीज समझने के लिए है कि जो एक समय इम्पॉसिबल है वो जरूरी नहीं कि फ्यूचर में भी इम्पॉसिबल होगा। अगर हम राइट डायरेक्शन में थिंकर बन के आगे बढ़ेंगे तो एक दिन हम इन चीजों को अचीव कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखो, अब इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन गन बनाई, ठीक है, जो कि इस तरीके से होता है, वायर को बहुत ही पॉइंटेड शेप दिया जाता है, जैसे सुई की एक निडल होती है वैसा, और इसमें से जब करंट पास किया जाता है तो यहां पर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, और हाई वोल्टेज पे करंट पास किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉन गन से हमने क्या किया, हमने ये किया
कि हमने यहां पर गैसेस ले ली, आप सॉलिड भी ले सकते हो, लिक्विड भी ले सकते हो, गैस भी ले सकते हो, उनको आयनाइज किया। आयनाइज कैसे किया? उस मटेरियल को हमने यहां से थ्रो किया, जैसे स्प्रे करते हैं उस तरह से स्प्रे किया, और इधर से इलेक्ट्रॉन गन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स बहुत हाई स्पीड पे बॉम्बार्ड किए जा रहे हैं, बहुत तेजी से। अब एटम के आउटर शेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स जब इलेक्ट्रॉन से टकरा रहे हैं, ठीक है, हमेशा वो टकराएंगे तो आउटर लेयर पे ही टकराएंगे, ऑब्वियस सा लॉजिक है। तो जब वो टकरा रहे हैं तो उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को वो धक्का मार के निकाल दे रहे हैं, ठीक है। उनके अंदर इतनी हाई काइनेटिक एनर्जी है कि वो टकरा रहे हैं और उसको भी एटम से दूर कर दे रहे हैं, जिससे कि यहां पर मौजूद ये सब्सटेंस के जो एटम्स हैं ये पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं, या फिर हम ये कहें ये आयनाइज हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? आयनाइज हो जाते हैं, आयंस में तब्दील हो जाते हैं। तो ये चेंबर है आपका आयनाइजेशन चेंबर, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर दो प्लेट्स रखी हुई हैं, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। अब आप जब 12th में आओगे, जब आप कैपेसिटर पढ़ रहे होगे, तो वहां पर इसी चीज को आप देखोगे, और इस चीज का मैंने नाम यहां लिखा हुआ है एक्सीलरेटर। यानी कि अब जो ये आयंस हैं, आयंस हो गए मतलब एटम के ऊपर एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, दो इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो वो एक पॉजिटिव चार्ज बन गया। अब अगर वो एक ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरैक्ट करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज को भेजा जाए तो वो क्या करेगा? एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। वो एक्सीलरेट करेगा मतलब उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है। सिंपल लॉजिक में जाओ, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पढ़ा है कोई बात नहीं, लेकिन हमने जो पढ़ा है उतना ही काफी है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पर फोर्स लगाती है, और जब फोर्स लगाएगी तो उससे क्या होगा? वो एक्सीलरेट करेगा। अगर फेवर में फोर्स लगाएगी, अपनी तरफ फोर्स लगाएगी, तो वो एक्सीलरेट करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगी तो वो डी एक्सीलरेट करेगा, ठीक है। जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब दो प्लेट्स होती हैं, सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होता है, बस, ठीक है, इस डायरेक्शन में होता है, और इनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है। ये चीजें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है, लेकिन उस रिस्पेक्टिव चैप्टर के अंदर, क्योंकि अभी हमें थोड़ा थोड़ा और मैथमेटिकली स्ट्रांग होते जाना है ताकि हम वो चीज वहां पर समझ सके। लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस को देखना कि यहां पर उसको आयनाइज किया, और यहां पर एक गैप है, यहां पर आप देखोगे तो स्लिट बनी हुई है, इसके अंदर जब वो स्प्रे वो वेलोसिटी से जब वो जा रहा है, जैसे ही यहां पहुंचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां है और ये पॉजिटिव चार्ज है, ये और एक्सीलरेट होगा, यानी कि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब लॉजिकली सोचो, हर एक एटम सेम स्पीड से तो नहीं जा रहा है ना। आपने अगर एक पिचकारी से पानी को फेंका तो पानी की हर बूंद सेम वेलोसिटी से थोड़ी जाती है, किसी की वेलोसिटी कम होती है, किसी की वेलोसिटी ज्यादा होती है। तो यहां से जब ये आयंस यहां पर आगे बढ़ रहे हैं तो यहां पर इनके पास मल्टीपल वेलोसिटीज हैं, मल्टीपल वेलोसिटीज हैं, मल्टीपल वेलोसिटीज हैं। और ये चीज एक बार में नहीं सोचा होगा, शुरुआत यहां से की गई, आयंस में तब्दील किया गया, ठीक है। फिर आगे आगे की जो प्रक्रिया है वो कर रहे हैं, उसको उनको चैलेंजेस नजर आए, उन चैलेंजेस को देखते हुए उन्होंने कुछ नया सोचा, और उस नए सोचने की वजह से पहला चैलेंज क्या आया कि ये ज्यादा दूर तक नहीं जा रहे हैं, तो उनको एक्सीलरेट करना है। सो उन्होंने क्या बनाया? एक्सीलरेटर बनाया। एक्सीलरेटर बनाया, अब देखा कि भाई सबके पास सेम वेलोसिटी नहीं आ रही है, वो डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी है, तो हमें कोई एक कंफर्म वेलोसिटी चाहिए। एक वेलोसिटी होगी तो हमारे लिए चीजों को कैलकुलेट करना आसान होगा। तो उन्होंने फिर यहां पर एक चेंबर बनाया। ये चेंबर है बेसिकली आपका इसको नाम दिया आगे चल के वेलोसिटी सेलेक्टर, ठीक है। वेलोसिटी सेलेक्टर नाम दिया। क्यों बोल रहे वेलोसिटी सेलेक्टर, वो मैं आपको बताता हूं। वेलोसिटी सेलेक्टर हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या होगा, इस चेंबर के अंदर मल्टीपल वेलोसिटी से जो आपके आयंस जा रहे हैं, उसमें से सिर्फ एक वेलोसिटी के जो आयन होंगे वही इस चेंबर को पार करेंगे, बाकी सारे इसके अंदर गिर जाएंगे। अब वो कैसे गिरेंगे, तो फॉर्मूला जो मैं लिखने वाला हूं वो शायद आपको अभी ना पता हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक मैथमेटिकल कम्युनिकेशन हम नेचर के साथ कैसा कर रहे हैं वो समझना। तो एक चार्ज पे मान लो क्यू अमाउंट का चार्ज है, और अगर उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, तो उस पर जो फोर्स लगता है वो क्यू मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होता है, ठीक है। और अगर एक चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसका अगर चार्ज q है तो उस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो q टाइम्स वेलोसिटी ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाई मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होता है। तो ये बस फॉर्मूला है, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस गणित का इस्तेमाल इस परिस्थिति में किया, ठीक है। इन्होंने यहां पर एक प्लेट लगाई पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज और यहां पर एक नेगेटिव चार्ज की प्लेट लगाई, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, वो नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है, वो नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ है। तो अगर अब एक तो इन्होंने इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा दी ऐसे, और फिर ठीक इसके 90 डिग्री पे यहां पर ऐसे, यानी कि पॉजिटिव प्लेट ये रही, नेगेटिव प्लेट ये रही, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री पर, ठीक है, यहां नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, यानी कि मैग्नेट्स यहां पर लगा दिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कह सकते हो आप, वो लगा दिए इन्होंने, जिससे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली डायरेक्शन है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां है, बोर्ड के अंदर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नीचे है, यानी कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर रख दिए। अब क्यों रखा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है उसी डायरेक्शन में उसका फोर्स लगता है। तो अगर यहां पर आयंस हैं तो आयंस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। वेरएज मैग्नेटिक फील्ड में ये होता है, ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करना होता है। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स ऊपर लगेगा,
ठीक है, अब देखो लॉजिक को देखना, ह्यूमन इंटेलिजेंस को देखना। मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो अब इन चार्जेस पर इलेक्ट्रिक फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन कहां है? ऊपर है। ठीक है, अब अगर वेलोसिटी यहां पर ऐसे समझना कि डिफरेंट वेलोसिटीज हैं, तो जरा इन फोर्सेस की इक्वेशन को देखो। क्यू ई तो अभी भी उतना ही रहेगा, लेकिन यहां पर अगर मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड के बराबर रखूं, क्यू वी बी के इक्वल रखूं, मतलब इतनी मैग्नेटिक फील्ड रखूं जितना आपका ये फोर्स रखूं, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स में इक्वल रखता हूं, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि अगर वेलोसिटी आपकी कम होगी तो ऑटोमेटिकली v की वैल्यू कम होगी, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा? कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं कोई एक पार्टिकल है जो धीरे धीरे जा रहा है, जिसकी वजह से एफ बी क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, कम हो गया, तो एफ ई तो उतना ही लग रहा है, एफ ई में तो वेलोसिटी का कोई योगदान ही नहीं है, वो उतना ही लग रहा है, तो ये पार्टिकल नीचे आ जाएगा। ठीक है, और अगर किसी की वेलोसिटी बहुत तेज होगी तो वो पार्टिकल पे एफ बी ज्यादा लगेगा, तो पार्टिकल ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर कोई यहां पर एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ठीक है, जो कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड वाले फोर्स को बैलेंस करेगी, वो वेलोसिटी के साथ क्या होगा? उस केस में मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स आपके इक्वल होंगे, और ये सिर्फ एक ही वेलोसिटी के साथ हो रहा है, इक्वल होंगे। तो क्योंकि वो इक्वल होंगे, तो यहां पर क्योंकि ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बराबर है, वो वाला आयन जो है वो सीधा सीधा निकल जाएगा, और यहां पे बहुत छोटा सा एक स्लेट होता है, बहुत छोटा सा स्लेट होता है, यानी कि जो आयन उस वेलोसिटी से जा रहा होगा वही बस उस होल से बाहर निकलेगा, बाकी बहुत छोटा सा होल है, बाकी तरफ तो दीवारें हैं, बाकी जो डेविएट होंगे उस दीवार से टकरा के वहीं रुक जाएंगे। देखो कितना सिंपल है ना तरीका, सोचना ही तो है, सोचा तभी तो इन्वेंट कर पाए, और जब ये इन्वेंट हो गया तो अब यहां से जो आयंस निकल रहे हैं उनके पास सेम वेलोसिटी है, सेम वेलोसिटी है। ठीक है, अब इस सेम वेलोसिटी के साथ वापस से थोड़ी दूर मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने लगाया है। इस क्रॉस का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो यहां पर तो ये नीचे की तरफ मुड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने ड्राइंग गलत बना दी है, तो आप इसको समझो कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, जिसकी वजह से वो इधर मुड़ेंगे। अब देखो चार्ज इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो सॉरी, हाँ ठीक है, तो इन पे जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, वो कहां लगेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, अब देखो अभी भूल जाओ डायरेक्शंस को, सिंपल लॉजिक। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज एंटर करेगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज एंटर करेगा, तो वो क्या एक्सपीरियंस करेगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और जब वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो हम फिजिक्स के अंदर हम एक और जर्नी से गुजरने वाले हैं, सर्कुलर मोशन की जर्नी से। उस सर्कुलर मोशन में हम जानेंगे कि अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स लगता है, तो उसकी वजह से जो पाथ क्रिएट होता है वो सर्कुलर पाथ क्रिएट होता है, और इस चीज को हम मैथमेटिकली हम लोग समझेंगे वहां पर सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में। तो यहां पर भी एग्जैक्टली वही हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी आपकी यहां है और मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो जो पाथ बनेगा यहां पर वो आपका सर्कुलर पाथ बनेगा। और इसी से आपको मिलेगा कि यार एक पार्टिकल है जिस पर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है क्यू वी बी का, और जो सर्कुलर पाथ बना रहा है, इसलिए ये फोर्स, आप अभी इनिशियल डेज में हो, आपको फॉर्मूला नहीं पता है, कोई बात नहीं, बट कुछ टाइम बाद ये चीजें आप समझ जाओगे और वापस से इसको रिविजिट करना है, ये आपका काम है। तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है mv²/r के। ठीक है, तो ये चीज आप रिविजिट करोगे, अभी आप सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे, फिर इसको वापस से रिविजिट करना और देखना आपको सारी चीजें, ये फॉर्मूले भी समझ आ जाएंगे। बाकी तो कहानी तो आपको समझ आ ही रही है। तो अब यहां से v से एक v काटते हैं, r निकल कर आ गया mv/qb का, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, तो रेडियस जो है आपको यहां नजर आ रहा है, जस्ट सिंप्लीफाई किया तो रेडियस आपका mv/qb के बराबर आ गया। और यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? रेडियस और मास का रिलेशन। वेलोसिटी तो फिक्स्ड है, और वेलोसिटी फिक्स्ड है, तो यहां पर रेडियस आ गया mv/qb, और इसी की मदद से हम यहां पर मास निकालेंगे। लेकिन मास निकालने के लिए मुझे अब एक बात को समझना होगा कि यहां पर मान लो मल्टीपल बॉडीज हैं, मल्टीपल सब्सटेंसेज हैं। ठीक है, तो मल्टीपल सब्सटेंसेज में मल्टीपल एलिमेंट्स हैं मान लो, तो मल्टीपल एलिमेंट्स के जो मासेज होंगे हर एलिमेंट का अलग अलग होगा। अब अगर किसी का मास कम होगा, ठीक है, किसी का मास कम होगा तो रेडियस कम हो जाएगा, किसी का मास ज्यादा होगा तो रेडियस बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए यहां से जिसका मास कम होगा, देखो वो छोटे रेडियस का सर्कल फॉलो करेगा, जिसका मास उससे ज्यादा होगा उससे बड़ा रेडियस फॉलो करेगा, जिसका मास सबसे ज्यादा होगा वो उससे बड़ा रेडियस फॉलो करेगा। और इसके नीचे लगा है आपका डिटेक्टर। ठीक है, क्या लगा है? डिटेक्टर लगा है। अब डिटेक्टर भी कैसे बनते हैं यार, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये क्या आ रहे हैं? पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं। ठीक है, नीचे एक नेगेटिव प्लेट लगा दो। ठीक है, नीचे एक नेगेटिव प्लेट लगा दो, जिसके अंदर आपने क्या कर रखा है? मल्टीपल छोटे छोटे स्लॉट्स बना रखे हैं वायर्स के। ठीक है, जिसमें आपने नेगेटिव पोटेंशियल दे रखा है। पॉजिटिव आएगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा इससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, जैसे वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, पीछे से तो करंट आप भेज ही रहे हो, तो यहां से अभी करंट रुका हुआ है,
जब कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा जिस पॉइंट पे टकराएगा उधर की वायर से, मल्टीपल वायर्स लगा रखी है आपने, उधर की वायर से उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उस वायर में करंट गया, तो जिस वायर में करंट मूव हुआ वहां पर आपने एमीटर लगा रखा और वहां पे फ्लक्चुएशन आ गई कि यहां से गया, तो आपको पता चल रहा है कि वो कहां कहां पे गिर रहे हैं, जिस जगह गिर रहे हैं वहां पे वहां की वायर में आपका करंट जा रहा है, इससे आप डिटेक्ट कर पा रहे हो। तो डिटेक्टर बनाना भी एक ह्यूमन इंटेलिजेंस है और कुछ नहीं। तो इससे हमें ये पता चला कि भाई जिसका मास कम है वो छोटा सर्कल बना रहा है, जिसका मास ज्यादा है वो बड़ा सर्कल बना रहा है। एंड हेयर कम्स, तो हमारे पास आ गया मास और रेडियस के साथ एक रिलेशन। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं वजहों से हम लोग यहां पर आइसोटोप्स को सेपरेट भी कर पाते हैं। अब देखो यहीं से लॉजिक निकल कर आता है, आइसोटोप्स को भी आप सेपरेट कर सकते हो। मान लो कार्बन 12 13 14 आपने मिक्स कर दिया, ठीक है, तीनों का मास अलग अलग है, यहां से गए आयनाइज हुआ, एक्सीलरेट किया, वेलोसिटी फिल्टर किया, ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्ट किए, यहां पर सेम वेलोसिटी की गए, जैसे यहां पहुंचे तीनों का मास अलग अलग है तो तीनों के रेडियसेस अलग अलग होंगे, यानी कि तीनों अलग अलग जगहों पर डिटेक्ट किए जाएंगे। और जब तीनों अलग अलग जगह पर डिटेक्ट किए जा रहे हैं, एक बार हमने देख लिया कि भाई किसका रेडियस कितना है, वहां पर हमने उन आयंस को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो एक तरफ कार्बन 12 आया, एक तरफ कार्बन 13 आया, एक तरफ कार्बन 14 आया और चीजें आइसोलेट हो गई। तो आइसोटोप्स को भी आप अलग अलग कर सकते हो। देखो ह्यूमन इंटेलिजेंस यही है। और अब देखो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अगर हम देखें तो वेलोसिटी जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पर डिस्कवर कर ली है कि कौन सी वेलोसिटी आ रही होगी। तो v आपका q से q काट दो, e अपॉन में b के बराबर आ रहा होगा। यहां पे मान लेते हैं यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b1 के बराबर है, तो e अपॉन में b1 के बराबर है, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम b2 बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर b2 लिखूंगा। तो भाई वेलोसिटी हो गई, तो रेडियस आ गया मेरे पास m, e अपॉन में q, ये b2 है क्योंकि यहां वाला लिया हुआ है b2, और e अपॉन में b1 लिखना है v की जगह। तो ये रेडियस का रिलेशन आ गया मास के साथ, ठीक है। लेकिन अब बात ये आती है कि जहां टकरा रहा है वहां पर आप रेडियस को कैसे ढूंढोगे। तो इसके लिए हमने 8th 9th में क्या किया है, ज्योमेट्री पढ़ी है, हम उस ज्योमेट्री का इस्तेमाल करेंगे और देखते हैं कि हमारा रिलेशन कैसे निकल कर आता है। तो यहां से मैं इसको रब करता हूं और मान लेता हूं ये सर्कल वाला पार्ट है, ये चीज इस तरीके से आ रही है, एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है, एक सर्कल बनाते हैं। ऑब्वियसली ये जो पार्ट आ रहा है ये टेंजेंशियल है, यानी कि ये लॉजिकली सोचना है। और हाँ, अब जब आप लेक्चर देखते हो ना, लेक्चर देखने के बाद आपको भी सोचना है, जब उसने एंटर किया है तो जो वो सर्कल बना रहा है उस सर्कल से वो टेंजेंशियली एंटर करेगा और एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट से एंटर करेगा, ठीक है। तो यहां से जब उसने एंटर किया और मान लेते हैं डिटेक्टर प्लेट यहां पर है, ठीक है, और उसने ये वाला सर्कल बनाया है, ठीक है, तो वो इस पॉइंट पे डिटेक्ट करेगा और उसकी आपकी एक डायरेक्शन होगी निकलने की, ठीक है, उसके निकलने की अपनी एक डायरेक्शन है। इन दोनों डायरेक्शंस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप यहां पर सिंपल अपनी ज्योमेट्री का, ह्यूमन इंटेलिजेंस का यूज करो। आपको जानना क्या है, आपको रेडियस जानना है ना, ठीक है। तो ये लो, ये दो लाइंस यहां पर बना दो, ये यहां से यहां तक की लेंथ आप मेजर कर सकते हो। आपने ये लेंथ ए ले ली और जहां पे वो एग्जिट कर रहा है वहां तक की लेंथ भी आप मेजर कर सकते हो, क्योंकि ये काम तो स्केल से किया जा सकता है। तो ये लेंथ ए एंड बी मेजर कर लिया हमने, ठीक है। तो ये लेंथ है मेरे पास बी जहां वो एग्जिट कर रहा है, और ये यहां से यहां तक की लेंथ है मेरे पास ए। तो यहां पर इस चीज की लेंथ, इस कॉर्ड की लेंथ कितनी आ जाती है, इस कॉर्ड की लेंथ आ जाती है पाइथागोरस थ्योरम की मदद से अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और अब ये देखो इस टेंजेंट को ऐसे एक्सटेंड करो और इस टेंजेंट को एक्सटेंड करो, तो ये कितना डिफ्लेक्ट हुआ है, यहां से यहां तक का जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो है थीटा, मान लेते हैं वो है थीटा, उसको हम थीटा बोल देते हैं। तो यहां पर ये और ये एंगल जो डिफ्लेक्ट हुआ है, ये वाला जो ये टेंजेंट है, देखो इसके 90 डिग्री है, मान लो 90 डिग्री है। अब थीटा एंगल डिफ्लेक्ट करोगे तो टेंजेंट भी तो थीटा एंगल डिफ्लेक्ट होगा, तो ये एंगल भी क्या है आपके पास, थीटा है, ठीक है। अब आपको रेडियस चाहिए, ये वाली लेंथ आपको पता है, ठीक है। तो इसके अब आपने पढ़ा ही है कि एक सर्कल है, कॉर्ड है, और इस पे जो पार्ट आता है इस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये दो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और ये एंगल अगर थीटा है तो आधा एंगल थीटा बाई 2 हो जाएगा। ये लेंथ क्या है आपकी, रेडियस है, ये वाली लेंथ क्या है आपकी, रेडियस है। तो आर, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, आर कॉस थीटा बाई 2, आर साइन थीटा बाई 2, तो यहां से यहां तक की लेंथ हो जाएगी आर साइन थीटा बाई 2। यानी कि जो ज्ञान हमारे पास है हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये लेंथ मैंने निकाली, मैंने स्पीड में निकाली, इसका मतलब ये नहीं कि आप बस सोच रहे हो कैसे निकाला कैसे निकाला, आप रुको, ठहरो, खुद निकालो, तभी तो आपकी प्रैक्टिस होगी कि ये लेंथ आपकी आर साइन थीटा बाई 2 होगी। सिंपल, साइन थीटा बाई 2, एंगल क्या है थीटा बाई 2, परपेंडिकुलर टू हाइपोटेनस, वही करके मैंने ये लेंथ निकाली और वो निकल कर आई आर साइन थीटा बाई 2। तो आधे की लेंथ क्या होगी, आर साइन थीटा बाई 2, तो टोटल करोगे 2 आर साइन थीटा बाई 2 आ जाएगी। तो ये लेंथ हमारे पास आ गई, और अब ये लेंथ मेरे पास ऑलरेडी है जो कि क्या है, इसके इक्वल है। ये कॉर्ड की लेंथ मेरे पास है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि आप यहां पर देख के मेजर कर सकते हो। और यहां से आपको रेडियस मिल गया, आर विल बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2, काम खत्म, ठीक है। 2 साइन थीटा बाई 2, और यहां पर आर को उसकी जगह रिप्लेस कर दो, तो यहां पर आ जाता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बी1 बी2 को यहां ले आते हैं, ठीक है, क्यू बी1 बी2 को यहां ले आते हैं, क्यू बी1 बी2, और ई आपका नीचे आ जाएगा, ई दैट इज योर मास, ठीक है। अब देखो, अब लॉजिक को समझो,
जरा इस पूरी प्रक्रिया को देखो और समझो। जो हम 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं या फिर जो हम 9 10th में पढ़ कर आए हैं, उस ज्ञान का इस्तेमाल करके एक खोज की गई, एक इन्वेंशन की गई, नेचर से मैथमेटिकली बात की गई और आज हम लोग वो चीज बना पाए, वो चीज ढूंढ पाए जो एक वक्त हमारे लिए नामुमकिन था। यहां पर मौजूद हर एक चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों जगह सेम भी हो सकती है। अगर B1 B2 की वैल्यू सेम है तो इसको बी स्क्वायर लिख दो। चार्ज आप मेजर कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड आप मेजर कर सकते हो क्योंकि ये आप प्रोवाइड कर रहे हो। ए स्क्वायर, ए और बी, ये लेंथ आप मेजर कर सकते हो। 2 sin थीटा बाई 2 वो एंगल आप मेजर कर सकते हो। तो इट मींस अगर ये हर एक चीज मेजर की जा सकती है तो जस्ट इनको वैल्यूज को रख के सॉल्व किया जाएगा और मास की वैल्यू हमें मिल जाएगी। दैट इज कॉल्ड ह्यूमन इंटेलिजेंस। अब साथ ही साथ इनको जब मेजर करोगे तो ह्यूमन एरर भी तो रहेगा, तो इसी वजह से जो मास की वैल्यू मिलेगी वो उसके एक्चुअल मास के करीब की वैल्यू होगी। ठीक है, और हम कभी भी एग्जैक्ट मास आज तक नहीं ढूंढ पाए। इवन जो वैल्यूज हम यूज करते हैं ना, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, इसीलिए तो सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट नंबर्स की हमें नीड पड़ती है ताकि हम उसके साथ एरर के साथ अपनी कैलकुलेशन आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने मास को कैलकुलेट किया। और सबसे बड़ी बात, अगर इस फॉर्मूले को देखें, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के समीकरणों को खुद ऑब्जर्व करूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि ये क्या चीजें हैं। फोर्सेस को बैलेंस करना, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है। ये जो mv² सेंट्रीपिटल आया, जब मैं ये पढ़ूंगा मुझे ये समझ आ जाएगा। लेकिन अब जब मैं पढ़ूंगा तो मुझे ये पता होगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, उनके पढ़ने से पहले ही एक हमने झलक देखी, अब हम दुनिया के साथ कनेक्ट होकर पढ़ रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि दुनिया में क्या बड़े बड़े काम हो रहे हैं। सिर्फ जब हम ये फॉर्मूला देखते तो हमें समझ नहीं आता है कि रियल लाइफ में इनको क्या यूज है, इनका क्यों करना है हमें ये, तो अब हमें समझ आएगा। और जो ये देखो, अगर मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला दिखाता, ऐसे भी तो बोल सकता हूं ये है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें मास को डिफाइन करने के लिए ये फॉर्मूला है, देखो क्या तगड़ा फॉर्मूला दिख रहा है, और हमारे होश उड़ जाएंगे, अरे यार क्या ही तगड़ी सी चीज है। तो हमारा माइंडसेट ही गलत बन जाएगा, हमें लगेगा साइंस टफ है। एक्चुअली में साइंस ईजी है। ये सब आप 11 12th में पढ़ने वाले हो, लेकिन ये नहीं पढ़ने वाले हो। ठीक है, ये नहीं पढ़ने वाले हो। और ये जब पढ़ोगे भी, कहीं पर भी डेटा सोर्स निकालने की कोशिश करोगे तो वहां पर या तो वो इंडियन लैंग्वेज में या इंडियन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होगा, और अगर होगा भी तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, वो कंट्रीज की अपनी एक पॉलिसी होती है कि अदर नेशन को हार्ड फॉर्मेट में दो, अपने नेशन को इजी फॉर्मेट में दो, ये सारा पॉलिटिक्स होता है। लेकिन उन चीजों को साइड करते हैं, मिलेगा नहीं। और अगर ढूंढने जाओगे, मान लेते हैं कि ढूंढने से मिल जाएगा, लेकिन होता क्या है ना कि हम ऐसी हैबिट ही नहीं डाल रहे कि हम ऐसी चीजों को ढूंढें और पढ़ें। हमें हर चीज कॉम्प्लिकेटेड लगती है। हम साइंस पढ़ रहे हैं, इस बात का गुणगान हम तब तक करने में मजा ही नहीं आएगा जब तक लोगों को ये लगे ना कि जो हम कर रहे हैं वो टफ है। इसलिए हमने साइंस को कहीं ना कहीं अपनी सॉफ्ट पावर का इस्तेमाल करके साइंस को टफ बना दिया है। और मैं साइंस पढ़ रहा हूँ भाई, ताकि सामने वाले को लोग बड़ा काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके लगने से मेरा काम अगर बड़ा हो जाता तो दुनिया बदल जाती ना, नहीं बदल रही है। जब आप एक्चुअली में चीज को आसान मानोगे तो आप बड़े काम करना स्टार्ट कर दोगे। तो थॉट प्रोसेस गलत डायरेक्शन में जाता है। साइंस टफ नहीं है, साइंस मजेदार है, साइंस इंजॉयबल है, इसीलिए साइंस को इजी रहने दो। और ये चीज समझो कि कुछ ही दिनों में ये फॉर्मूलाज भी हमारे होंगे, लेकिन फॉर्मूलाज नहीं, इन फॉर्मूलाज को हम खुद खोजेंगे फिजिक्स के अंदर, नेचर के अंदर, और इन चीजों को डिस्कवर करेंगे और उनका इस्तेमाल मैथमेटिकली करके इन्वेंशन कैसे किए जाते हैं वो हमने यहां पर समझा है। और हम इसको रिविजिट करेंगे, सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर को पढ़ने के बाद वापस से रिविजिट करेंगे और हमें ये चीज समझ आएगी। ठीक है, ये टॉपिक तो सिर्फ 5 मिनट के हैं। ठीक है, ये चीज समझने के बाद इन टॉपिक से वैल्यूएबल नॉलेज मिलेगी, अदरवाइज जस्ट डेफिनेशन बनकर रह जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हम इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए हम लोग मासेस को कैलकुलेट कर पाते हैं। और हमने फाइनली कैलकुलेट किया। आपको फॉर्मूले लिखने की जरूरत नहीं है, ये नॉलेज के लिए है, ये समझने के लिए है कि हमें पढ़ना क्यों है, कैसे पढ़ना है, और इन चीजों को ह्यूमंस ने कैसे ढूंढा होगा। तो अब आपकी बुक में जब ये लिखा हुआ मिलेगा कि मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हमने मास को ढूंढा, तो कैसे ढूंढा वो आपको समझ आ गया। और इसी से आपको क्यूरियोसिटी भी जनरेट हो गई कि भाई आगे के चैप्टर्स फिजिक्स के अंदर ध्यान से पढ़ूंगा ताकि ऐसी ऐसी चीजों को फ्यूचर में मैं समझ पाऊं। साइक्लोट्रॉन, ठीक है, लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर, ये सारी चीजें इसी मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से ही बनाई गई हैं। ठीक है, हम पढ़ते नहीं हैं तो क्यों? क्योंकि हम फॉर्मूलाज में लगे रहते हैं। पढ़ाई क्या है? एक्सप्लोर करना, चीजों को याद करना पढ़ाई नहीं है। ठीक है, तो अब इस मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आपने देखा कि यार मल्टीपल एटम्स जो हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट डिफरेंट रेडियसेस होते हैं। ठीक है, अब मान लो कि हमारे पास, हमने नेचर से कार्बन के कुछ सैंपल्स को कलेक्ट किया। ठीक है, कार्बन के कुछ सैंपल्स को कलेक्ट किया। अब जब हमने उसको कलेक्ट किया तो उसके अंदर कार्बन 12 भी है, 13 भी है, 14 भी है। ठीक है, तो अब हम कैसे पता करें कि क्या, किसकी मात्रा नेचर में कितनी पाई जाती है? तो हमने क्या किया, ये जो लास्ट स्टेज था ना इसका, कि यहां से कार्बन 12 छोटा सर्कल, कार्बन 13 बड़ा सर्कल, कार्बन 14 उससे बड़ा सर्कल। ठीक है, नीचे यहां पर डिटेक्टर लगा हुआ है, तो इसी डिटेक्टर पे यहां पर जिसकी क्वांटिटी जितनी ज्यादा होगी वहां पर सिग्नल उतना ही ज्यादा आएगा। सिग्नल मतलब कि वहां पे वो उतना ज्यादा डिटेक्ट होगा। और इसी चीज को हम लोग एक स्क्रीन पर प्लॉट कर लेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर प्लॉट कर लेंगे। तो यहां पर हमें पता चलेगा, ये हम ऐसे बना रहा हूं कि कार्बन 12 की क्वांटिटी ज्यादा है,
कार्बन 13 की क्वांटिटी कम है और कार्बन 14 की क्वांटिटी बहुत कम है। मतलब ये मैंने रैंडमली बना दिया है, लेकिन जिसकी क्वांटिटी जितनी होगी, मान लेते हैं कि कार्बन 12 की कम होती, ठीक है, कार्बन 13 की बहुत ज्यादा होती, कार्बन 14 कम होता, ठीक है। तो यहां पर हमें जो नेचर से चीजें मिल रही हैं उन चीजों को हम लोग यहां देख पा रहे हैं, और इस ग्राफ को ही हम लोग यहां पर विजुअली कहते हैं कि ये स्पेक्ट्रम है, मास का स्पेक्ट्रम है, जिसके बेसिस पर हमें यह पता चलता है कि यहां पर किसी भी चीज की अबंडेंस, अबंडेंस मतलब कि उसकी मात्रा कितनी पाई जाती है, ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस मिलता है। और ये पता चलता है कि यार कार्बन 12 98% मिलता है, ये तो मैंने रैंडम ग्राफ बना दिया है, कार्बन 12 98% है, कार्बन 13 जो है वो शायद पॉइंट समथिंग परसेंट है, और रिमेनिंग परसेंटेज जो है वो कार्बन 14 का है, ठीक है। तो अब हम जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो हमने थोड़ी ना कार्बन 13 14 15 को अलग अलग कर रखा है, अलग अलग किया है, नहीं किया है। तो हो सकता है उसके अंदर अगर मैंने यहां पर 10 ग्राम कार्बन लिया है तो उस 10 ग्राम में से ऑन एन एवरेज कई बार एक्सपेरिमेंट करके, इसी एक्सपेरिमेंट को दोहरा दोहरा के हमें ये पता चला कि 98% हमेशा कार्बन 12 मिलता है, ठीक है, और उसमें से 1.6% कार्बन 13 है, इतना परसेंट कार्बन 14 है। तो जो ये कार्बन का मैंने सैंपल लिया है इसमें भी 98% कार्बन 12 ही होगा, इतना परसेंट कार्बन 13 ही होगा, और इतना परसेंट कार्बन 14 ही होगा। तो जब वो CO2 बनाएगा, ठीक है, तो उसका मास कितना होगा, इस तरह से हम यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब मजेदार बात, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हमने क्या ढूंढ लिया, हमने ढूंढ लिया यहां पर मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन ढूंढ लिया, जो कि निकल कर आया था 1.67, 1.67 मैंने नीचे लिख रखा है, वही देख के लिख रहा हूं, इतनी सारी वैल्यूज याद नहीं रहती हैं, 36 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। क्या इसमें एरर है? यस है, ठीक है, लेकिन यहां जहां तक हमने वैल्यू लिखी है ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसके आगे की वैल्यू से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये देखो, ये निकल कर आया आपका मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और इसी के साथ अब हमने फाइनली ये भी कैलकुलेट कर लिया कि मास ऑफ, हमने क्या बोला था, कार्बन 12 जो होगा वो 12 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर होगा, यस और नो, ठीक है। तो अब हमने कहा कि यार 1 एटॉमिक मास यूनिट की 1 एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा ग्राम में, हमारे लिए ये क्वेश्चन था। तो सिंपल, अब हम उसी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से कार्बन 12 का मास निकालेंगे। तो मास ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम डिवाइडेड बाय, ये किसके बराबर है, 12 AMU के बराबर है। ये अलग स्केल है, ठीक है, ये ग्राम वाला स्केल है, ये एटॉमिक मास यूनिट का स्केल है, ये ग्राम वाला स्केल है। लेकिन अब ये दोनों क्या है, इक्वल है, स्केल बेशक अलग अलग है, लेकिन जो ये मास है, अगर इसके मैं 12 टुकड़े कर दूं बराबर, तो एक टुकड़ा जो होगा वो 1 AMU को ही तो रिप्रेजेंट करेगा। सिंपल लॉजिक, मान लेते हैं एक स्केल है मेरे पास, ठीक है, एक स्केल है, लेंथ का स्केल है, ठीक है, और इसमें मेरे पास 1 2 3 4 5 पार्ट हैं, और एक मेरे पास दूसरा स्केल है जिसमें मेरे पास है 1 2 3, ठीक है, हाँ, इसमें 6 यूनिट ले लिए, इसमें 3 यूनिट ले लिए, ठीक है। तो अब इसमें 3 यूनिट है, इसमें 6 यूनिट है, ये कोई दूसरी यूनिट है, मान लेते हैं कि ये हम यूनिट लेते हैं कि भाई ये 3L यूनिट है, L यहां पर यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 6M के बराबर है। तो L और M के बीच में अगर रिलेशन निकालना है तो मैंने दोनों की लेंथ क्या रखी, बराबर रखी, और 6M को अगर मैं 3L से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, 2, यानी कि 2M इज इक्वल टू 1L। तो यहां पर देखो 2M के यूनिट 1L यूनिट के इक्वल है, ठीक है। सोचना पड़ता है, और सोचेंगे तो देखा जाए तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, रेशियो ही तो है। और फिर से एक बार साधारण भाषा में बोलते हैं कि यार कार्बन 12 के एटम का जो मास है वो 12 AMU के बराबर है। तो 1 MU का मास कितना होगा, कार्बन 12 के मास को 12 से डिवाइड कर दो, यानी कि उसको 12 हिस्सों में बराबर बांट दो, तो अब 1 MU का मास हो जाएगा। 1 MU का मास इतना है, ठीक है, जो कि कार्बन 12 के मास के 12वें हिस्से के बराबर है। तो इसके 12 हिस्से लूंगा तो मास ऑफ कार्बन 12 एटम आ जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो बस इसको 12 से डिवाइड करो, यहां पर भी 12 से रिप्रेजेंट करने के लिए डिवाइड करो, तो ये बन जाएगा 1 AMU इज इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम डिवाइडेड बाई 12। और सिंपली इसको जब स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसका मास निकाला गया, ठीक है, और उसको जब 12 से डिवाइड किया गया तो 1 AMU की वैल्यू आई, जो कि है 1.66065 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। ये देखो निकल कर आ गई, है ना। अब इस चैप्टर के अंदर कुछ भी मुश्किल नहीं है, हम बड़े कंफ्यूज होते हैं, बस अधूरे ज्ञान के साथ आगे बढ़ते हैं इसलिए कंफ्यूज होते हैं, और ये सोचने के लिए आदत बना ली है कि केमिस्ट्री टफ है, बट एक्चुअली में केमिस्ट्री टफ नहीं है। तो अब हमने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से 1 AMU का मास भी ढूंढ लिया, कार्बन 12 का मास भी ढूंढ लिया, हाइड्रोजन का मास भी ढूंढ लिया, और अब हम लोग यहाँ पर एक कन्वर्जन का गेम कर सकते हैं। कन्वर्जन कैसे, जैसे इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हो, ये कन्वर्जन का गेम कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास ओल्ड स्केल भी है AMU का भी, और हमने ओल्ड वाले स्केल से भी, जो ओल्डर स्केल था यानी कि किलोग्राम वाला स्केल, उसमें भी हमने उसको भी हमने मेजर कर लिया है। तो अब हम इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना सकते हैं, जो कि बनकर आ ही गया है कि 1 AMU 1 एटॉमिक मास यूनिट, आज के टाइम पे हम AMU नहीं लिखते हैं, हम इसको 1U भी लिख देते हैं, U का मतलब AMU ही है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 1.66065 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है।
आपको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। टाइम के साथ वैसे तो क्वेश्चन में ये गिवन होना चाहिए और मोस्टली दिया भी जाता है, ठीक है। और वैसे भी हम जब बार बार क्वेश्चन करते हैं तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। और ये डेटाबेस है, डेटाबेस याद करने के लिए नहीं होता है, देखने के लिए होता है, ठीक है। तो 1 AMU हमने निकाल लिया। अब कन्वर्जन करते हैं। भाई हाइड्रोजन का मास इतना है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से निकाला, तो उसका एटॉमिक मास यूनिट कितना होगा, एक हाइड्रोजन का एएमयू में कितना मास होगा, ठीक है। तो एक एएमयू का मास इतना है, ठीक है। और एक हाइड्रोजन एटम का, वन हाइड्रोजन एटम का जो मास है, ठीक है, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम वो है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। तो भाई इतने ग्राम को आप एएमयू में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो सिंपल लॉजिकली सोचो, अगर आपको यह पता चल जाए कि एक ग्राम कितने एएमयू के बराबर होता है, तो उस एक से दो को मल्टीप्लाई करोगे, एक ग्राम इतना एएमयू है, ठीक है। तो उसको दो से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी दो से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना एएमयू वो हो जाएगा, तीन से मल्टीप्लाई करोगे तो उतना एएमयू हो जाएगा, यानी कि यूनिटी बनानी है। यूनिटी कैसे बनाएंगे? तो ये रहा, इसको ऑब्जर्व करो, ये एक एएमयू इतने के बराबर है, ठीक है। तो एक ग्राम कितने के बराबर होगा? 1 AMU, 1 U इज इक्वल टू 1.66065 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। सिंपली इस नंबर को डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये बन जाएगा 1 U, नंबर को डिवाइड करो 1.66065 इंटू 10⁻⁻24, दैट इज इक्वल टू 1 ग्राम। तो एक ग्राम में इतने एटॉमिक मास यूनिट होते हैं, ठीक है। तो इतने ग्राम में कितने होंगे? इसी नंबर को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर भी 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ये नंबर से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो अब दिस नंबर मल्टीप्लाइड बाई 1 विल बी दिस नंबर, और यूनिट क्या हो जाएगी? ग्राम। तो यहां पर आ गया आपके पास, ये क्या है? ये है क्या? मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो यहां पे मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन ग्राम इज इक्वल टू ये नंबर है, ये नंबर है, ठीक है। ये कटेंगे। अब जब इनको सॉल्व करोगे, ऑब्वियसली कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे, तो 1.0078 आएगा, जो राउंड फिगर ले लो 1.008, और यहां पर यूनिट क्या है? यू है, तो ये बन जाएगा 1.008 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ये देखो, इन चीजों को लेके ना हम थोड़े से बेचैन भी हो जाते हैं। एक वास्तविकता बताता हूं, केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी सी बेचैनी आती है कि यार अचानक से क्यों डिवाइड कैलकुलस कर रहे हैं। आप अगर ध्यान से देखो तो आप बेसिक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन का काम कर रहे हो, जो कि आपने शायद 5th एंड 6th ग्रेड में पढ़ा था। थोड़ा लंबा वक्त बीत गया, हैबिट से बाहर निकला है, लेकिन है क्या? ये बड़ी ही सरल सी चीज है। सोच के देखो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस एंड पेशेंस, ये आपकी हैबिट में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई रॉकेट साइंस है, इट्स जस्ट कि हमारे हैबिट से बाहर निकला हुआ है, इसलिए थोड़ा बेचैन करता है और कुछ नहीं। और क्योंकि पहले जब आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ते थे तो 1 2 3 4 वाले नंबर्स में खेलते थे, अब अचानक से पॉइंट में, डेसिमल्स में और 10⁻⁻24 इसमें खेलने लगे हो, तो माइंड को बस ये लगता है कि ये टफ है, लेकिन ये है नहीं। तो इस भ्रम को कभी हमारे ब्रेन में आने मत देना कि ये टफ है, ये है बड़ा इजी, ठीक है। और लॉजिकली सोचो बस, किया क्या है? एक एएमयू का मास इतने ग्राम है, तो एक ग्राम का मास कितना होगा? 1 को इससे डिवाइड कर दो, ठीक है। इसको इसके नीचे ले आओ, तो इससे क्या हो जाएगा कि 1 अपॉन में दिस नंबर एएमयू इज इक्वल टू 1 ग्राम के इक्वल है। और फिर 1 को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो उतने ग्राम हो जाएगा, और वही नंबर इक्वालिटी के दूसरे साइड भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो एटॉमिक मास यूनिट में आपको बता देगा, काम खत्म। इसी तरीके से हमने मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन एएमयू भी निकाल लिया, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से हमने उस चीज को किसमें निकाल लिया? आपके ग्राम में भी निकाल लिया, काम खत्म, ठीक है। तो अब देखो, ये है आपका एटॉमिक मास यूनिट, और इन चीजों को मैं अभी बोल रहा हूं क्योंकि हम इन चीजों को अभी 10th में जैसे थे तो सॉल्व नहीं कर रहे थे, अचानक से 11th में आए, ठीक है। और जब हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था, शायद हम 6th 7th ग्रेड में रहे होंगे, जब रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ते हैं उस ग्रेड में रहे होंगे, और वही काम हमें अब वापस से करना है। वहां पे नंबर्स इजी थे, या नंबर्स देखने में थोड़े से फैंसी लग रहे हैं, ठीक है, जिस वजह से दिमाग में स्ट्रेस होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड है। ऐसे ही 4-5 सिनेरियो बना के अगर मैं लगातार प्रैक्टिस करूंगा तो मेरे दिमाग को उसकी हैबिट लग जाएगी, और मुझे ये फिर हार्ड लगना बंद हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना। और आपको पढ़ाई कैसे करनी है? अगर आप पहले लेक्चर देख रहे हो, लेक्चर को देखो, उसके बाद उसकी सेल्फ स्टडी करो, फिर आपके मन में क्यूरियस क्वेश्चंस आएंगे। पहले लेक्चर देखने की नीड क्या है? पहले लेक्चर देखने से आपके लिए सेल्फ स्टडी करने की राइट डायरेक्शन ओपन हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम में लेक्चर में शायद पूरी बातें समझ ना आए, लेकिन जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो लेक्चर की कुछ बातें ध्यान में रहेंगी, राइट डायरेक्शन आपको पता रहेगा। फिर जब आप करोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली सही सवाल आ जाएंगे, और क्योंकि सही सवाल पूछने से ही सही जवाब मिलते हैं, उसके बाद वापस से लेक्चर को देखो, आपके सारे सवालों के जवाब आपको वापस से मिल जाएंगे, और इस टाइम लेक्चर देखने के बाद आपका वो चैप्टर लॉजिकली कॉन्सेप्चुअली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। लेक्चर, सेल्फ स्टडी, लेक्चर, एज सिंपल एज दैट। फर्स्ट टाइम लेक्चर नॉर्मल स्पीड में, दूसरी बार देख रहे हो तो स्पीड बढ़ा सकते हो, टाइम बचेगा। ऑब्वियसली टाइम इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक बार जो देख लेते हैं दूसरी बार देखने पे स्पीड बढ़ जाती है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, हमारा ब्रेन उस चीजों को समझ जाता है, ठीक है। तो वो चीज होती है, हमारा ब्रेन बहुत पावरफुल चीज है। तो अब देखो, अब यहां पर हमने ये किया, और अब जैसा कि मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि क्वांटिटी जो है, चीजें जब हम नेचर में इकट्ठी करते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है कि आपको चीजें
अलग अलग नहीं मिलती हैं। कार्बन आप इकट्ठा कर रहे हो तो C12 C13 C14 मिल रहा है, हाइड्रोजन आप इकट्ठा कर रहे हो तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम ये मिल रहे हैं। ऐसे मल्टीपल आइसोटोप्स मिक्सचर के फॉर्म में आते हैं। ठीक है, अलग करने के लिए मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से अलग कर सकते हो, लेकिन अब मैं ही हूं, मेरे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी की मशीन नहीं है, तो मुझे जो कार्बन मिलेगा तो वो कैसे मिलेगा, उसमें 98% C12 होगा, 1.8% आपका C13 होगा, 0.2% आपका मान लेते हैं C14 होगा। तो इसलिए मेरे लिए एटॉमिक मास से के साथ साथ उसका एवरेज एटॉमिक मास जरूरी हो गया। और वो क्या है कि यार कार्बन 12 का एटॉमिक मास यूनिट है 12। ठीक है, कार्बन 13 का एटॉमिक मास ले लेता हूं मैं, मान लेते हैं 13। ठीक है, मैं अभी सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए ले रहा हूं। ठीक है, कार्बन 14 का हो जाता है, हम ले लेते हैं 14। ठीक है, 14 ले लेते हैं। अब ये मेरे पास 98% है, और ये मैं इसको ले लेता हूं ले लेता हूं 1.8%, और ये मैं ले लेता हूं 0.2%। ठीक है, तो अब एवरेज एटॉमिक मास क्यों जरूरी है? ठीक है, क्योंकि मेरे पास 100 ग्राम कार्बन है, मेरे पास 100 ग्राम कार्बन है। ठीक है, 100 ग्राम कार्बन है, मान लो उस 100 ग्राम में से, ठीक है, इतना प्रतिशत ये है, 1.8% ये है, और 0.2% ये है, यानी कि 98 ग्राम C12 है, 1.8 ग्राम C13 है, और 0.2 ग्राम CO2 है। तो जब उस कार्बन को मैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करूंगा तो जो CO2 बनेगा उसमें से 98% CO2 मेरा किसका होगा? C12 का होगा। 1.8% CO2 जो होगा वो आपका C13 से बना होगा, और 0.2% CO2 जो होगा वो C14 से बना होगा। तो यहां पर मासेस को क्या मैं इंडिविजुअली कैलकुलेट करूं? नहीं, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भाई इनका इनका रिलेटिव अबंडेंस तो हमारे पास है ही। ठीक है, तो अब इनका एटॉमिक मास ना लेकर आप इनके एवरेज को यूज करना स्टार्ट कर दो। एवरेज एटॉमिक मास। अब एवरेज एटॉमिक मास से क्या मतलब है? ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास से क्या मतलब है? एवरेज के मतलब को समझो। जो काम मल्टीपल वैल्यूज करती हैं वही ठीक एग्जैक्ट काम एक वैल्यू कर दे तो, जैसा हमने फिजिक्स में पढ़ा है। मोशन में मैंने आपको एवरेज के बारे में अच्छे से समझाया, लेकिन मैं आपको दोबारा यहां समझा देता हूं, क्योंकि केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हो सकता है आपने मोशन से पहले इसको देख लिया हो। ठीक है, तो अगर आप ए लोकेशन से बी लोकेशन तक जा रहे हो, और यहां से यहां तक जाने में आपने मल्टीपल वेलोसिटीज का इस्तेमाल किया, मान लो आप गाड़ी चला के जा रहे हो, एकदम से ही वेलोसिटी तो नहीं आएगी, जीरो से एक्सीलरेट करोगे, बढ़ेगी, रेड लाइट आएगा रुकोगे, ब्रेकर आएगा स्लो करोगे, कभी तेज करोगे, कभी ट्रैफिक आएगा, कभी खाली रोड मिलेगी। तो आप वेरिएबल वेलोसिटी से ए डेस्टिनेशन से बी डेस्टिनेशन तक पहुंचे हो। अब ए से बी जाने में आपको जितना टाइम लगा, एक ऐसी वैल्यू ऑफ वेलोसिटी बताओ जिससे उतने ही टाइम में आप वहां पहुंच जाओगे। तो अगर मैं इसके पूरे डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दूं, तो जो ये वैल्यू दे रहा है, और अगर मैं ए से उसी वेलोसिटी से स्टार्ट करूं और कांस्टेंट वेलोसिटी से आ जाऊं, तो उतने ही टाइम में तो पहुंचूंगा। तो उस वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं एवरेज वेलोसिटी, यानी कि जो जितने टाइम में आप मल्टीपल वैल्यूज के साथ वहां पहुंचे हो, उसके बदले आप एक ही वेलोसिटी से उतने टाइम में पहुंच जाओ, तो वो कहलाती है आपकी एवरेज वेलोसिटी। जैसे ट्रेन चलती है, अब मान लो इंडिया में वंदे भारत ट्रेन चल रही है, वो कभी तो 130 पे जाती है, लेकिन जब स्टेशन आता है तो जीरो भी तो होती है, और जीरो से 130 जाने में वो 10 से भी गुजरेगी, 20 से भी गुजरेगी, 30 से भी गुजरेगी। लेकिन अब मान लेते हैं दिल्ली से वाराणसी की ट्रेन है, जिसको 900 किलोमीटर को कवर करने में 900 किलोमीटर कवर करने में उसको 9 आवर्स लगे। ठीक है, तो उसकी स्पीड हो गई एवरेज 100 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स कि अब हम ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में वो 100 किलोमीटर पहुंच जाएगी, और वेरिएबल वेलोसिटी से भी वो 1 घंटे में 100 किलोमीटर ही जा रही है। तो यानी कि सेम रिजल्ट मिल रहा है, बट यहां पर एक वैल्यू से, और उस एक वैल्यू को हम कहते हैं एवरेज वैल्यू। ठीक है, एवरेज वैल्यू। तो ये होता है आपका एवरेज। तो अगर मैं एवरेज एटॉमिक मास निकाल लूं, जिसके लिए मैं क्या करूंगा, 98 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 से, ठीक है, प्लस करूंगा 1.8 को 13 से, मल्टीप्लाई करूंगा 0.2 को 14 से, ठीक है, 0.2 को 14 से, और डिवाइड कर दूंगा इन तीनों के सम को। और अब ये मैंने ऐसे इसलिए बताया क्योंकि अगर आप थिंकर हो तो आप कहीं ना कहीं इसको सोच पा रहे होगे कि ऐसा ही कुछ, ठीक है, 10th में सेक्शन फॉर्मूला में था, सेक्शन फॉर्मूला में था। ठीक है, और ऐसा ही कुछ हमने स्टेटिस्टिक्स में भी पढ़ा था 10th में। ठीक है, और यहां पर उन्हीं चीजों के कनेक्शन बन रहे हैं। भाई हमें सोचना भी तो है, सोचना सीखना ही तो असली पढ़ाई है। अब इसका एवरेज कैसे निकाले? मान लेते हैं 100 एटम्स हैं, सॉरी 100 ग्राम है मेरे पास। ठीक है, तो एवरेज एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकाला जाएगा? और एवरेज तो मैं कहता हूं कि यार 1 ग्राम को ना एक पार्टिकल मान लेता हूं, 1 ग्राम को एक पार्टिकल मान लेता हूं। तो 1 ग्राम का, ठीक है, एक पार्टिकल हो गया, सॉरी एक पार्टिकल जो है वो 1% को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, या फिर ऐसे कह लेते हैं, क्योंकि ये पॉइंट में है, क्योंकि पॉइंट में तो भी आप कह लो, ठीक है, पार्टिकल्स ही है यहां पर। ऐसा समझो कि कार्बन 12, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 पार्टिकल हैं। इन 10 पार्टिकल में से 98, अब 98 तो नहीं लेते हैं, आपको कैलकुलेशन आसान करने के लिए, कैलकुलेशन आसान करने के लिए, मतलब सॉरी कैलकुलेशन आसान करने के लिए नहीं, एक्चुअली में समझाने के लिए। एवरेज का क्या मतलब है? इसको 90 कर देता हूं, ठीक है, इसको 7 कर देता हूं, और इसको 3 कर देता हूं। ठीक है, यानी कि 90% C12 है,
7% आपका C13 है और 3% आपका C14 है। तो अगर मैं 1 ग्राम को, 100 ग्राम कार्बन है उसमें से 1 ग्राम को देखूं, 1 ग्राम को एक पार्टिकल समझो, ठीक है, तो उसमें से 90 पार्टिकल्स जो हैं, 90 बॉल्स जो हैं, ठीक है, वो C12 की हैं, और उसमें से 7 बॉल्स जो हैं वो C13 की हैं, और 3 बॉल्स जो हैं वो C14 की हैं, ठीक है। तो एवरेज कैसे निकालते हो आप? एक नंबर लेते हो, दूसरा नंबर लेते हो, चौथा नंबर, तीसरा नंबर लेते हो, चौथा नंबर लेते हो, जितने नंबर्स लिए उन नंबर्स को डिवाइड कर देते हो। 7 3 4 5, कितने नंबर्स हैं? 4 नंबर्स हैं, ठीक है। तो अब आपके पास कितने बॉल्स हैं जो C12 के हैं, यानी कि 12 ग्राम के, 12 एएमयू के कितने बॉल्स हैं? तो 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस, सारे डेटा को आप लिखोगे तो कितने बॉल्स हैं? 12 प्लस 12 प्लस 12, आपके पास 90 बॉल्स हैं। तो कितने टाइम्स लिखोगे? 90 टाइम्स लिखोगे। फिर उसमें ऐड करोगे 13 एएमयू वाले बॉल्स को, 13 प्लस 13 प्लस 13 कितने हैं? 7 टाइम्स हैं, इसको ऐड किया, प्लस 14 प्लस 14 प्लस 14, ये तो 3 ही बार है तो तीनों बार लिखा, होल डिवाइडेड बाई 90 प्लस 7 प्लस 3, नीचे आ जाएगा 100, ठीक है। तो बेसिकली ये बन क्या गया? 12 मल्टीप्लाई 90 प्लस, ब्रैकेट लगाऊंगा यहां पर, 13 मल्टीप्लाई 7 प्लस 14 मल्टीप्लाई 3 होल डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, स्टेटिस्टिक्स में एवरेज और मीन का फॉर्मूला, कनेक्शन अभी नहीं बता रहा हूं, आपको सोचने के लिए हिंट दे रहा हूं, क्योंकि वो मैंने बता रखा है मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है, फिजिक्स के अंदर भी, लेकिन यहां से आप क्यूरियोसिटी तो जनरेट करूं, कहीं तो मैं आप लोगों को सस्पेंस छोड़ कर जाऊं, तो यहां पर वो सस्पेंस भी छोड़ रहा हूं, लेकिन एवरेज ऐसे ही निकलता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ऐसा फॉर्मूला याद करना है, या अब जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे होगे तो इसके बारे में सोचोगे एवरेज कैसे निकालते हैं। उसी चीज को जब हमने रिपीटेटिव एडिशन को लिखा तो मल्टीप्लीकेशन हो गया, ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, क्यों किया? सेल्फ सोचो, एवरेज के बारे में सोचो, एवरेज का मीनिंग पता है। तो मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूं तो मुझे सोचना चाहिए, मुझे सोचना चाहिए, और ये वो चीजें जो मैं ऑलरेडी 10th तक पढ़ चुका हूं, तो ये मौका है अपने ब्रेन को एक्सरसाइज करवाने का, सोचने का, पढ़ने का। तो ये देखो एवरेज हमारा यहां पर निकल गया, और एवरेज हमने ऐसे क्यों निकाला? इसके फॉर्मूले से तो सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले से ऐसा, मतलब उस फॉर्मूले को हमने ऐसे क्यों लिया, ये सोचोगे तो होगी आपकी असली पढ़ाई, ठीक है। तो ये है एवरेज एटॉमिक मास। अब इससे जो वैल्यू निकल कर आएगी, इससे जो वैल्यू निकल कर आएगी, अब मैं चाहे कितने ही ग्राम का लूं, ऑन एन एवरेज मैं उस एवरेज वैल्यू का इस्तेमाल करूंगा। अलग अलग कार्बन से जो CO2 बन रहा है उनसे जो मास निकल कर आएगा, और वही वैल्यू का जो मास है वो इस एवरेज वैल्यू के मास से आप एक ही बार में निकाल लोगे, आपको 3 अलग अलग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए हम एटॉमिक मास की जगह पहले क्या देखते हैं कि क्या उनके आइसोटोप्स हैं, और आइसोटोप्स हैं, फिर उनके रिलेटिव अबंडेंस को देखते हैं कि कितने कितने प्रतिशत पाए जाते हैं, और फिर उनसे एवरेज निकालते हैं, और हर कैलकुलेशन में फिर एवरेज एटॉमिक मास को यूज करते हैं। जनरली बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर में, क्योंकि हम इतना सोचते नहीं है, हम बस आगे बढ़ जाते हैं। तो हमें पहले तो पन्ने में लिखा मिलता है कि C12 का मास 12 AMU लेना है, लेकिन जैसे ही हम फिर एनसीईआरटी खोलते हैं, क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, वहां पर C12 का मास 12.008 AMU ये लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको ये कहानी नहीं पता होती है, वो कंफ्यूज। अभी थोड़ी देर पहले तो एकदम पूरे जोर से बोल रहे थे कि स्टैंडर्ड बनाया गया, उसको 12 लेना है, लेकिन अब आप 12.008 ले रहे हो, क्यों? क्योंकि 12.008 एवरेज है, और जो सैंपल आप यूज कर रहे हो उसके अंदर ये सब मौजूद हैं, ठीक है। उनकी वजह से जो फाइनल मास आएगा वो इन सबके एडिशन के साथ ही आएगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो 3 कैलकुलेशन करने की बजाय एवरेज ले लो भाई, ठीक है। हो सकता है ये एग्जैक्ट जो सैंपल आपने लिया है, जरूरी थोड़ी है कि हमेशा इतना ही मिलेगा, बट ऑन एन एवरेज इतना ही मिलता है। ये थोड़ा ज्यादा कम भी हो सकता है, मान लो ये 89 हो सकता है, जैसे मैंने तो 98 था, मान लो वो 97.9 हो सकता है, ये 1.8 था, 1.9 हो सकता है, वो 0.2 हो सकता है। तो इस तरह के समीकरण बनते हैं रियलिटी में, इसलिए एवरेज एक बेस्ट वे होता है कैलकुलेशन में ज्यादा माथापच्ची ना करने के लिए। तो इसलिए जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप एवरेज एटॉमिक मास लोगे, और वो चीजें याद नहीं करनी है, और ऑब्वियसली ये एक डेटाबेस है, डेटाबेस देखने के लिए होता है। बाकी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो टाइम के साथ याद हो जाते हैं। क्यों याद हो जाते हैं? क्योंकि बार बार वो क्वेश्चन में नजर आता है, और जब वो नजर आता है तो चीजें ऑटोमेटिकली याद हो जाती हैं, ठीक है। अब ये हुआ आपका एटॉमिक मास की कहानी, और एवरेज एटॉमिक मास की कहानी यहां पर खत्म, ठीक है। अब आपको सेल्फ स्टडी करने की बारी है। अब ये हो गए, ऑटोमेटिकली हो गए, ठीक है, ऑटोमेटिकली हो गए, क्योंकि ये क्लास जो है वो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए मूल कॉन्सेप्ट को मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर रखूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर रखूंगा। तो अब देखो, अब ये मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास यहां पर क्या होता है, जब 2 एलिमेंट्स जुड़े, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े, तो उन्होंने क्या बना लिया? उन्होंने बना लिया यहां पर, और हाँ एक चीज, ये जो एवरेज वाला काम किया है ना, पक्का आप लोगों का दिमाग यहां पर घूमा होगा, जब मैं आपकी जगह पे था मेरा भी घूमा था, ठीक है, लेकिन जब मैंने खुद स्टडी करा, क्लैरिटी मिली, ठीक है। और यहां पर मैंने आपको तो एकदम सही चीज बताई है। आपकी बारी है, क्योंकि हम ये चीज रोज रोज कर नहीं रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा दिमाग घुमा है, इसलिए नहीं घुमा कि ये मुश्किल है, ये है तो बहुत आसान, थोड़ी देर उसके साथ खेलोगे ना, आपको ये चीज समझ आ जाएगी।
इसी पार्ट को, जो इससे पहले वाला पार्ट है, जो एवरेज एटॉमिक मास निकाल रहा हूँ, एवरेज का जो फॉर्मूला लगाया मैंने, इसके बारे में थोड़ा बहुत सोचना है, शोध करना है। नहीं समझ आता है, मैसेज में, ठीक है, मुझे मैसेज करो एप्लीकेशन के अंदर, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप पहले शोध करो, फिर सही सवाल आएंगे, और सही सवाल के सही जवाब जब मैं आपको दूंगा ना, आपका डाउट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने करा होगा एवरेज को स्टडी, तो आपको ये 2 मिनट में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, मेन तो हमें ये समझना था कि एवरेज एटॉमिक मास हम क्यों लेते हैं, क्योंकि सैंपल के अंदर सब मिक्स्ड अप मिलता है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास भाई कार्बन और CO2 ही है। कार्बन का एटॉमिक मास कौन सा लोगे, एवरेज लोगे, 12.008, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का 15.995, तो 15.995 एवरेज है, मल्टीप्लाई टू, इनको जोड़ा, क्या किया भाई, कार्बन का मास ऑक्सीजन का मास ऐड कर दिया, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूलर मास हो गया, काम खत्म, ठीक है। अब बहुत सी चीजें नेचर के अंदर डिस्क्रीट पाई जाती हैं या ग्रुप में पाई जाती है, मतलब इकट्ठी पाई जाती है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड को देख लो, या फिर अपने सॉल्ट को देख लो, NaCl। NaCl जो होता है वो एक एटम की तरह नहीं मिलता है, क्योंकि ये आयनाइज्ड होते हैं, तो Cl नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव होता है, तो Na इधर है, Cl इधर है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से ये एक डाइपोल बन जाते हैं। डाई मतलब दो पोल्स, आपके पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज जुड़े हुए हैं, तो ये क्या होता है, इधर जो दूसरा NaCl है ना, उसका Na इधर आ जाता है, NaCl, क्योंकि ये पॉजिटिव इस नेगेटिव से अट्रैक्ट हो रहा है। उसी तरह यहां पर नेगेटिव है, फिर यहां पर Na, फिर यहां पर Cl, क्योंकि ये अट्रैक्टेड है, तो ये अलग एक मॉलिक्यूल कभी डिस्क्रीट आपको नहीं मिलता है, ये हमेशा इसी तरीके से जुड़े हुए एक पत्थर की तरह मिलेंगे, आपको ग्रुप में मिलेंगे। तो यहां पर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, ये सिर्फ बस कहने की बात है, फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप फॉर्मूला ही देख रहे हो, ठीक है, और उस फॉर्मूले को जब आप देख रहे हो, तो यहां पर आपके पास सोडियम है, यहां पर आपके पास क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक मास यूनिट और सोडियम का एटॉमिक मास यूनिट दोनों को ऐड किया, जो रिजल्ट आया बस कहने की बात है, और हमने यहां पर कर दिया, उसको नाम दे दिया फॉर्मूला मास, ठीक है। बड़ी बेसिक सी चीज है ये। तो देखो, एक एक पेज का पैराग्राफ था, छोटा सा पैराग्राफ था, लेकिन ये कहानी कितनी इंटरेस्टिंग बन गई, ठीक है। केमिस्ट्री को पढ़ने की एक नई दुनिया मिल गई हमें, फिजिक्स के साथ इसका कनेक्शन मिल गया हमें, मैथमेटिक्स के साथ इसका कनेक्शन मिल गया हमें, और ह्यूमंस को की जो जर्नी थी, उस जर्नी के एडवेंचर्स मिल गए हमें। एक मास जिसके लिए हमें नया स्केल बनाना पड़ा, उसको अपने ओल्डर स्केल के साथ कनेक्ट कैसे किया हमने, हमने सर्कुलर मोशन को समझा फिजिक्स में, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा फिजिक्स में, हमने मैग्नेटिक फील्ड को समझा फिजिक्स में, उनके साथ चार्जेस का इंटरेक्शन समझा फिजिक्स में। उन इंटरेक्शन की मदद से ये देखा कि जब हम उन चीजों को समझ रहे थे, तो वहां पर रिलेशन मास के साथ था, सेंट्रीपिटल फोर्स में mv²/r में मास आता है, इलेक्ट्रिक फोर्स के अंदर QE फोर्स है, तो लेकिन फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन होता है, यहां पर भी मास आता है, और जहां जहां फोर्स है वहां मास आएगा ही आएगा। QVB मैग्नेटिक फोर्स है, वहां पर मास आएगा ही, ठीक है, QVB इज इक्वल टू MA, यहां पर भी मास आएगा ही। और इन्हीं समीकरणों को जब हमने फिजिक्स की दुनिया में खोजा, और इसी के साथ हमने अपने इंटेलिजेंस का यूज करके एक ऐसी मशीन बनाई, जिससे कि हमें एक सर्कुलर पाथ मिल गया उन चार्जेस के फ्लो का। हमने चार्जेस के इंटरेक्शन को फिजिक्स में एक्सप्लोर किया कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कैसे बिहेव करता है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कैसे बिहेव करता है, एंड फाइनली ह्यूमंस ने मास को कैलकुलेट करने के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री जैसी मशीन को इन्वेंट कर लिया। एंड दिस इज व्हाट द ट्रू एडवेंचर ऑफ साइंस इज। क्या बस फॉर्मूले याद करके क्वेश्चन करना ये एडवेंचर है? नहीं है, ये तो बोरियत है, क्योंकि सारी दुनिया कह रही है, हम तो बोर हो रहे हैं साइंस पढ़ पढ़ के, वो इंटरेस्ट आ ही नहीं रहा है। लेकिन इंटरेस्ट तो वो जर्नी में था ना, उस जर्नी को समझो। साइंस आप सही से सीखोगे तो आगे चल के फंड जनरेट करोगे ऐसे कामों को करने का। अब वो हो चुका है, रिपीट करके कोई फायदा नहीं है, आपको वो काम करना है जो खोजा नहीं गया है। पहले मास नहीं खोज पा रहे थे, इसलिए वो मशीन बनाई, अब जो नहीं खोज पा रहे हैं उसके लिए मशीन बनाने के लिए, उसके लिए इन्वेंशन करने के लिए आपको सीखना होगा कि एक्चुअल साइंस क्या है, नेचर से बात करना क्या है, नेचर से मैथमेटिकली कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, और नेचर को देखूंगा तो नेचर मुझे खुद ब खुद जवाब देगा। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मास की कहानी कुछ ऐसी है, और यहां पर अब ये लेक्चर यहां पर एंड होता है। अब आपकी बारी है सेल्फ स्टडी करने की, सोचने की। सोचोगे तो सीखोगे, असली चीज सीखोगे, सोचोगे नहीं। अगर गलत चीज सोचोगे कि बस क्वेश्चन करने के लिए क्या करना चाहिए, टिप क्या लगानी चाहिए, ट्रिक क्या लगानी चाहिए, क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन अनइंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। सर्कुलर मोशन का कनेक्शन इधर आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का कनेक्शन यहां आ गया, चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन यहां आ गया, ठीक है। तो सारी चीजें जुड़ रही हैं कि नहीं जुड़ रही हैं? तो हमें जोड़ के पढ़ना है, चैप्टर बाय चैप्टर नहीं पढ़ना है, चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ना है, और हर चैप्टर के बीच में कनेक्शन बिल्ड करना है, और अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस को इवॉल्व करना है, ताकि हमारी इंटेलिजेंस इतनी इवॉल्व हो जाए कि एक दिन हम ह्यूमैनिटी को इवॉल्व कर सकें। एंड वही जर्नी होगी आपकी एडवेंचरस, और उस जर्नी से जो मिलेगी वो होगी कामयाबी, और उस कामयाबी से किसका भला होगा? आपके साथ साथ पूरे एंटायर ह्यूमैनिटी का, ठीक है। सो इस वीडियो को यहां पर एंड करते हैं। मजा आया होगा,
आपको लग रहा है कि स्टेम वेदास का प्लेटफॉर्म एक जेन्युइन नॉलेज देने के लिए अच्छा है, तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों अपने दोस्तों को बोलो कि स्टेम वेदास की एप्लीकेशन पर आए और यूट्यूब पर भी वो आकर वीडियोस को देख सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।